फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी है। लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 5 और देशों ने ऐलान कर दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो एक एक करके तमाम देश अब फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। टोटल 147 देश अब तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो खबर फिलिस्तीन को मान्यता को लेकर है। इसका मतलब क्या है समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि कैसे मध्य पूर्व एशिया की राजनीति अब दिलचस्प होती जा रही है। एक और इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है, दूसरी ओर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने एक के बाद एक फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस लिस्ट में फ्रांस का नाम अब जुड़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का दर्जा एक अधिकार है, इनाम नहीं। एंटोनियो गुतरेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर वैश्विक नेताओं की उस बैठक में यह बात कही है। देखिए, पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद अमेरिका वर्सेस यूरोप कैसे होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, वो तमाम देश जो कि फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा। एक तरह से शुरुआत तो ब्रिटेन ने की, मान्यता नहीं दी जिन देशों ने। अमेरिका और इजराइल हमेशा साथ थे, आज भी इस लिस्ट में साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर, ये वो कंट्रीज हैं, वो देश हैं जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। लेकिन मान्यता देने वालों में स्पेन भी शामिल है, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। बड़ी बात यह है कि यूएन के 193 में से 147 देश अब तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देशों ने इस पर मोहर लगा दी है, यानी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में रिकॉग्निशन दी है। अमेरिका ने अब तक मान्यता नहीं दी है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के रुख के साथ नजर आ रहा है। बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की। दुनिया की 80% आबादी ने एक तरह से देखा जाए तो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल और यूरोप आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये माजरा क्या है? ब्रिटेन, जिसे कहीं ना कहीं इजराइल को बनाने में जिसका अहम योगदान था, फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने में जिसका बड़ा योगदान माना गया, वो ब्रिटेन आगे आता है और उसके बाद एक एक करके यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने लगते हैं। अमेरिका, इजराइल एक तरफ नजर आ रहे हैं, यूरोप के बाकी देश एक तरफ नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इजराइल इतने बड़े ऑपरेशन को गाजा के अंदर अंजाम दे रहा है, सारी जमीन को फ्लैटन किया जा रहा है, ये रिकॉग्निशन क्या बता रहा है? देखिए, ये पश्चिमी देशों का पश्चाताप है जो कि वो इस वक्त कर रहे हैं। 1917 में एग्रीमेंट के तहत उसी वक्त ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान या उससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी में होलोकास्ट हुआ, हिटलर की अगुवाई में यहूदियों का नरसंहार हुआ, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मुआवजे के तौर पर यहूदियों को इजराइल एक मुल्क के तौर पर मिला था। ठीक उसी तरह से पिछले दिनों, यानी पिछले 2 साल में जब गाजा पर इजराइल की कार्रवाई हुई और जो भीषण नरसंहार हुआ है, तो अब दुनिया को लगता है कि एक बार फिर मौका है वो प्रायश्चित करने का, वो पश्चाताप करने का और अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की। तो यानी कि जो काम 1917 में हो जाना चाहिए था, जो काम 1948 में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अब 2025 में उन सब गलतियों को सुधारने की कोशिश है ताकि इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग मुल्क हों और दोनों अपनी अपनी सीमा में अपने अपने लोगों के साथ रह सकें। ये अलग बात है कि ये कितना संभव होगा, क्या इजराइल ऐसा होने देगा, क्या
क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? लेकिन हाँ, देर सवेर ये होना ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, अगर वो नहीं करते, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयम दिखाया होता, तो आज इजराइल इस तरह अलग थलग नहीं होता। और इस तरीके से मतलब आपने समझा दिया, लेकिन आगे कैसे बन सकते हैं हालात और अमेरिका पर किस तरीके से बढ़ सकता है दबाव? एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले यूएन महासभा में फ्रांस का यह बड़ा ऐलान, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। यूएनजीए में सऊदी अरब ने फ्रांस का साथ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने नए फिलिस्तीन की रूपरेखा पेश की। तो गाजा में लगातार बड़े पैमाने पर हजारों लोगों की जान जा रही है और इस नरसंहार को जल्द से जल्द रोका जाए, ये कहते हुए फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस के समर्थन देने के बाद पेरिस में आईफिल टावर पर भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का संदेश दिखाया गया। इजराइल और हमास के बीच शांति का संदेश दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, जिस तरह से अब फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है, उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर पर भी शांति का संदेश दिया गया है। तो गाजा के साथ यूरोप, इजराइल, यूएस का कोप, क्योंकि यूएन में यूरोपीय देशों के ग्रुप का नेतृत्व फ्रांस ने किया है। हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ये जो मुहिम चलाई गई, उसी के बाद ये बड़ी खबर आई। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा ने मैक्रो का साथ दिया है और 2 नेशन थ्योरी के समर्थन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। हालांकि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास गाजा के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि गाजा पर अमेरिका और इजराइल का गुस्सा यूरोप पर भारी पड़ेगा। ऐसे में इस वक्त विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले समझाइए कि फिलिस्तीन के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, ये पहली बात तो जो साफ साफ जो नज़र आ रहा है, पूरा परिदृश्य को देखते हैं तो ये डिक्लाइन ऑफ अमेरिका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का जो एक प्रभुत्व था और जो डिटरमाइन करता था पॉलिसीज, वो डिक्लाइन है। लेकिन जिस तरीके से फ़लस्तीन को आज के दिन, जो मनीष जी ने भी बात कही कि आज 75 साल बाद आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं, और वो तब दे रहे हैं 2 साल से बिल्कुल नरसंहार गाजा और पूरे क्षेत्र मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इसका देखो जियो पॉलिटिक्स भी है, जियो इकोनॉमिक्स भी है। और जियो इकोनॉमिक्स क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज ये कंट्रीज़ पे आई है, यूरोप पे आई है, कनाडा पे आई है, तो बहुत कुछ हद तक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया अमेरिका के साथ में, और ये कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो इकोनॉमिक की जिस तरीके से तेल इससे रशिया से आना बंद हुआ है, अब वो मिडिल ईस्ट पर इनका बढ़ता जा रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड का दबाव है यूरोपियन कंट्रीज़ पे कि आपको ये इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए, मानवता की तरफ देखना चाहिए। तो ये फैक्टर है कि फ्रांस को और यूके को इनको अपनी पॉलिसीज़ को रिवर्ट करना पड़ा। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि देखिए, मुस्लिम आबादी बहुत है यूरोप में और बाकी देशों में, वो वहाँ पर इंटरनल एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि जिस तरीके से नरसंहार इजराइल की पॉलिसीज़ को आप जैसे एंडोर्स कर रहे हैं शांति से, और जो 2 नेशन थ्योरी पे काम नहीं कर रहे, ये 3 फैक्टर हैं जो फ़लस्तीन को रिकॉग्निशन। लेकिन एक बात जो बात आती है कि क्या इसको आप अलग कर पाएंगे कि फ़लस्तीन एक राजनीतिक, धार्मिक एक मुद्दा है, और जो आतंकवाद का, हमास का जो मुद्दा एक बड़ा है, जो इजराइल जिसको कह रहा है कि आप आतंकवाद को रिवार्ड और ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। हमास का खात्मा एक विषय है और फिलिस्तीन का नामो निशान नक्शे से मिटा देना ये अपने आप में एक विषय है, और उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप अब आता हुआ नजर आ रहा है। हमास के मुद्दे पर तुर्की, फिलिस्तीन आमने सामने। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा हमास अपने हथियार डाले। महमूद अब्बास ने कहा सरकार में हमास की भूमिका नहीं होगी। तुर्की ने कहा हमास कोई आतंकी संगठन नहीं। फ्रांस ने भी कहा कि हमास की हार होगी। हालांकि जल्द आपको बता देते हैं कि यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता में किसने क्या कहा। जहां फ्रांस की बात करें तो इजराइल के अधिकारों में कमी नहीं आएगी और फिलिस्तीन को मान्यता, हमास की हार। हालांकि बेल्जियम, जिसकी तरफ से कहा गया कि मान्यता तभी लागू तब हमास सत्ता से हटे और सभी इजरायली बंधकों की रिहाई भी जरूरी। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिलिस्तीन गाजा पर शासन में हमास की भूमिका नहीं और हमास को हथियार डालने ही होंगे। जी हाँ, ये खुद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बयान है। और तुर्की का जहां तक सवाल है, तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि हमास खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है गाजा के अंदर। वहीं इजराइल का रुख क्या है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राज्य संभव ही नहीं है, वो अस्तित्व से ही इनकार कर रहा है। मान्यता देना आतंक को बड़ा इनाम देने जैसा होगा, ये कहा गया है
इजराइल की तरफ से। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देखते हैं अब फिलिस्तीन के बारे में? तो क्या कहा जाए, एक ऐसा देश जो कि दुनिया के नक्शे में कहीं नजर नहीं आता, अस्तित्व उसका है भी और एक तरह से अस्तित्व विहीन भी है, लेकिन अब जिस तरह से यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़ मची नजर आ रही है, इसका अंजाम क्या होगा, क्या हो सकता है? और गाजा की हाल तो हम देख ही रहे हैं, पूरा गाजा बर्बाद हो चुका है। फ़िलिस्तीन आज के दिन अगर देखा जाए तो एक सच्चाई है, एंड इज़राइल को फ़िलिस्तीन का एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक जिसको 147 यूएन के देशों ने मान्यता दे दी हो, उसको एकदम नकार देना इतना आसान नहीं होगा। बट ये ज़रूर है कि अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया है, तो उसका ज़रूर थोड़ा बहुत प्रभुत्व है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। एज फार एज हमास का जो कैरेक्टर, उनका चरित्र के बारे में जो मैं कहूँ, हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर तुर्की ऐसा कहता है तो तुर्की की भी कुछ गलत इंटेंशंस हैं कि वो कह रहा है कि आतंक हमासी वो अपने डिफेंड कर रहे हैं। क्या हुआ 7 अक्टूबर को 2023 में? वो एक आतंकी हमला नहीं था तो क्या था? और उसके बावजूद आप उनको डिफेंड करेंगे तो नेचुरली आपकी भी खुद जो विश्वसनीयता है वो कम होगी। हमास का मैं नहीं समझता गाज़ा में एग्जिस्टेंस कभी हो पाएगा। इज़राइल की जो मैं उनकी मानसिकता को समझता हूँ, वो कभी भी अपने दुश्मन को या किसी आतंकी संगठन को अपने आसपास नहीं भटकने देंगे। जब तक हमास गाज़ा से नहीं निकलेगा तब तक इज़राइल नहीं रुकेगा। लेकिन फ़िलिस्तीन के बारे में जो मैं समझता हूँ कि अब वो रियलिटी है। और आपने 7 अक्टूबर की बात की है, तो 7 अक्टूबर 2025 आने वाला है, जहां हमास के खात्मे की बात इजराइल ने की थी। अब इस वक्त लिया जा रहा है ये फैसला, क्या मान लिया जाए कि फिलिस्तीन को मान्यता पर इजराइल और ज्यादा भड़केगा? ये इसलिए क्योंकि इजराइल ने कहा है कि अमेरिका से लौटकर जवाब देंगे नेतन्याहू, और अलग देश की मान्यता देने का सवाल ही नहीं है। हालांकि यूरोपीय देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, लाउड एंड क्लियर में ही हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे आने वाले ये 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट होंगे इजराइल के उस ऑपरेशन को देखते हुए जहां 7 अक्टूबर से पहले इजरायली एक्शन सामने आ सकता है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जहां फिलिस्तीन के मसले पर भी अब अकेले पड़ चुके हैं अमेरिका और इजराइल, क्योंकि यहां इजराइल की बात करें तो पीएम नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद जवाब देने की बात कही जा रही है। वहीं ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चर्चा का विषय है, और फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता है। बड़ी बात यह है कि कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बात कही गई है। जबकि अमेरिका के रुख की बात करें तो फिलिस्तीन को मान्यता देने से समस्या बढ़ेगी। ये रुख पहले ही सामने आ चुका है। गाजा का हमास मुक्त होना बेहद जरूरी है। बंधकों की रिहाई हमास की मुक्ति के बाद ही संभव है, और इजराइल की सुरक्षा और इलाके में शांति जरूरी है। और देखिए, अहम खबर है, बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ आज डोनाल्ड ट्रंप की बैठक भी होने जा रही है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क में मुस्लिम देशों के नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, मिस्र और जॉर्डन के नेता शामिल होंगे। ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर बातचीत होगी। यानी फिलिस्तीन को जिस तरह से मान्यता दी गई है, अमेरिका, इजराइल अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यूरोप का रुख बिल्कुल जुदा नजर आ रहा है। आज की ये मीटिंग ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि गाजा पर घमासान और न्यूयॉर्क में होने वाली बड़ी बैठक के बारे में ही अब एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां बैठक में ट्रंप गाजा में शांति का प्रस्ताव पेश करेंगे और युद्ध के बाद गाजा पर शासन पर हो बातचीत। हालांकि यूएस चाहता है कि मुस्लिम देश गाजा में सेना भेजने पर सहमति हो। मुस्लिम देश 2 राष्ट्र सिद्धांत से समाधान चाहते हैं। हालांकि जो बड़ी खबरें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं, बैठक में कितने देश शामिल हैं, फिलहाल यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और साथ ही मिस्र, जॉर्डन और तुर्की के साथ साथ इंडोनेशिया, पाकिस्तान इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। क्विक अपडेट मनीष आज होने वाली इस बैठक के बारे में, और जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, 7 अक्टूबर 2025 से पहले इजराइल का ये रुख और कितना स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि हमास को लेकर इस वक्त फिलिस्तीन को लेकर आ रहे फैसले भी क्या एक बड़ी वजह साबित होंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी ताकत लगा देंगे फिलिस्तीन के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को रोकने के लिए। अब सवाल है कि वो कैसे करेंगे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज अरब के नेताओं से बात कर ही रहे हैं, ये भी उसी प्लान का एक हिस्सा आप समझिए। लेकिन इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो जैसा मिलिट्री स्ट्रेटजी में होता है कि आप किसी एक जगह पर प्रेशर पॉइंट को डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा मोर्चा खोलते हैं, हो सकता है कि इजराइल कोई नया युद्ध का मोर्चा अगले 1 हफ्ते के भीतर खोल दे, इतना बड़ा कि उसके बाद पूरी दुनिया को लगे कि फिलिस्तीन की बात में करते हैं, पहले इसको सुलझाया जाए।
क्योंकि इसी के बारे में उन्होंने संकेत दे दिया है। मुझे लगता है यही सबसे सही समय है कि अगर हमास को फिलिस्तीन की 1% भी चिंता है तो उन्हें तुरंत ही सभी युद्धबंदियों को रिहा कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन कंटिन्यू फिलिस्तीन के लिए रहेगा। वरना हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस इजराइल को 7 अक्टूबर को हुए हमास के नरसंहार के बाद कितना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन था, लेकिन फिर इजराइल की कार्रवाई ने वो समर्थन खत्म कर दिया और फिलिस्तीन के पक्ष में या कमोबेश के तो हमास के लिए भी एक जस्टिफिकेशन लेकर आ गया था। तो हमास को तुरंत ही सभी युद्धबंदियों को भी बंदियों को रिहा कर देना चाहिए जिनको उन्होंने पकड़ कर रखा है, जो भी बचे हुए हैं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई में इजराइल कोई भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा जी, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे दबाव डाल सकेगा। ठीक बात है। और देखिए इस बीच एक और डेवलपमेंट, सऊदी अरब की तरफ से इजराइल को दी गई है डायरेक्ट वार्निंग, बेहद गंभीर नतीजे भुगतेगा इजराइल, ये सऊदी अरब कह रहा है। वेस्ट बैंक को अपने हिस्से में मिलाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब ने कह दिया है इजरायली उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है, सऊदी इजराइल के बीच अब्राहम समझौता खत्म हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। और सऊदी अरब इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद करने पर विचार कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की इजराइल को धमकी के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां वेस्ट बैंक को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल को यह चेतावनी दी है। इस चेतावनी का मतलब क्या है, संजय भारद्वाज सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले यह जानकारी, जहां इजराइल ने वेस्ट बैंक का विलय किया तो गंभीर परिणाम होंगे और 2022 के बाद फिर से इजरायली विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब। समीर, ये बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है। जी, और इजराइल के साथ रडार सिक्योरिटी खत्म कर सकता है सऊदी अरब। इजराइल के साथ बढ़ते व्यापार और संबंधों को खत्म किया जा सकता है। यूएई ने भी वेस्ट बैंक के विलय को इजराइल के लिए रेड लाइन माना है, यानी कहीं ना कहीं इस रेड लाइन को क्रॉस ना करने की चेतावनी सऊदी अरब भी देता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देखेंगे इस मीटिंग में होने क्या वाला है? मुस्लिम देश एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप के रुख में ही तो कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और, 1988 में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी हमारे देश भारत ने, और 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो 4 साल का डिफरेंस रहा और अब एक एक करके तमाम देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। देखिए समीर, आपने बात बिल्कुल आपने इंडिकेट कर दिया कि, पर ये मैं नहीं समझ पा रहा कि ये इजराइल को चुनौती है या सीधा अमेरिका को, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, खासकर सऊदी अरबिया और यूएई, क्योंकि यही एक सिक्योरिटी जो तंत्र प्रोवाइड कराते हैं अमेरिका को मिडिल ईस्ट में, इन्हीं का लीडरशिप है। लेकिन वो डायरेक्टली इजराइल पे क्वेश्चन कर रहे हैं या अमेरिका पे कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अब दबाव बन रहा है इजराइल पे भी अमेरिका के माध्यम से या बाकी अरबियन वर्ल्ड के, कि पहली बात आप सीज फायर ख़त्म कीजिए और निश्चित रूप से जो हमास है उसको भी एक तरीके से डिजाम करके वहाँ से वापस हटके जो फलस्तीनियन अथॉरिटी तैयार की गई है उसकी लेजिटिमेसी को बरकरार रखते हुए पावर को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मुझे लगता है एक स्थायित्व सॉल्यूशन ये होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो ईरान चाह रहा था, ईरान क्या चाह रहा था, ईरान चाह रहा था कि सुन्नी और शिया झगड़ा बंद कीजिए और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाइए। तो वो मकसद पूरा ईरान का होता हुआ नजर आ रहा है। अब लीडरशिप सऊदी अरबिया के पास रहेगी कि ईरान के पास रहेगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से जो इजराइल है और अमेरिका है उस पर एक बहुत बड़ा एक तरीके से दबाव है। और भारत निश्चित रूप से टू नेशन थ्योरी के पक्ष में रहा है, फलस्तीन के पक्ष में रहा है, लेकिन ये आतंकवाद के भी भारत एक बड़ी खबर है और ये हमास के डेप्यूटी नेवी चीफ के मारे जाने को लेकर खबर आ रही है, जहां इजरायली हमले में इयाद अबू यूसुफ ढेर हो गया है और गाजा में इजराइल का ये पिन पॉइंट अटैक। और अपने तमाम खास मेहमानों का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और न्यूयॉर्क में जो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका की अरब देशों के साथ, इसमें होता क्या है, फिलिस्तीन को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।